Hello and welcome to all my dear students on your very own channel, that is Easy Studies by Preeti. Today we are going to cover up the second chapter of class 9th economics, that is people as a resource. So if you have yet not subscribed to my channel, do subscribe to my channel before proceeding for the lecture. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स, ये एक एफर्ट है एक्सप्लेन करने के लिए कि पॉपुलेशन जिसको कि एक नेगेटिव साइड के रूप में ही देखा जाता है, उसको एक लाइबिलिटी के रूप में देखा जाता है कि इसको एक्सेस कराओ, फूड प्रोवाइड कराओ, इसको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओ, एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। तो यहाँ पे अगर हम पीपल एज अ रिसोर्स की बात करते हैं तो हम ये वी आर डिस्कसिंग कि कैसे ये पीपल हाउ दे कैन बी एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रैदर देन बीइंग अ लाइबिलिटी। अब एसेट का मतलब कि ये इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनके हेल्प से कैसे इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इस पॉपुलेशन को जस्ट लाइक फिज़िकल कैपिटल हम ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। फिज़िकल कैपिटल क्या होता है? जैसे मान लिया कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई, आपने उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, तो वाई आर यू इन्वेस्टिंग दिस मनी इन दैट इंडस्ट्री और इन अ शॉप, ताकि आपको फ्यूचर में उससे प्रॉफिट मिल सके। सिमिलरली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, तो अगर ह्यूमंस में हम इनको कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड, तो अगर हम इन ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा हम एजुकेट कर दें, इनको ज़्यादा ट्रेंड कर दें, इनको इनकी स्किल्स को डेवलप कर दें और इनके हेल्थ बेनिफिट्स को हम ध्यान में रखें, इनको ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तो दिस विल बी अ ह्यूमन कैपिटल। यानी कि जब हम ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जैसे फिज़िकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जाती है, वैसे ही ये जो ह्यूमन बींग्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की गई है वो हायर इनकम अर्न करते हैं एंड हायर प्रोडक्टिविटी जो होती है ऑफ दिस मोर एजुकेटेड एंड बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल। अब अगर यहाँ पे हम पीपल एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इट इज़ अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज विच इज़ एम्बॉडीड इन ह्यूमंस। अब यहाँ अगर हम पीपल एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं एक कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन से। वर्किंग पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है विच इज़ बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 59 ईयर्स एंड वर्किंग पीपल वो होते हैं दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट्स, मीन्स कि वो वर्क करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट रेट्स पे। तो मीन्स कि अब ये जो वर्किंग पीपल हैं वी आर टॉकिंग इन टर्म्स जो भी उनके अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल है और जो एबिलिटीज़ है, तो अब ये जो मीन्स कि जो पॉपुलेशन का जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है, ये जो इनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, तो ये इन एबिलिटीज़ से ये क्या कर सकते हैं कि ये हेल्प जो इनके अंदर प्रोडक्टिव स्किल्स हैं उससे ये हेल्प कर सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के क्रिएशन में। मीन्स कि रिसोर्स हो सकते हैं, रिसोर्स क्या होता है? दैट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। सिमिलरली ये ह्यूमन बीइंग या ये जो पीपल हैं, अगर उनको ज़्यादा एजुकेट कर दिया जाए, उनके अंदर स्किल्स डाल दी जाएँ, उनको हेल्दी कर दिया जाए, तो ये भी एक रिसोर्स बन सकते हैं और ये भी प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ये मीन्स कि ये अपनी एबिलिटी से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के क्रिएशन में। और अदर रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन पॉपुलेशन भी क्या है? एक रिसोर्स है, मीन्स इट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स। अब ये जो पॉजिटिव साइड है एक लार्ज पॉपुलेशन का, इट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, और हम केवल एक नेगेटिव साइड की तरफ देखते हैं पॉपुलेशन के कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि इनको इस पॉपुलेशन को प्रोवाइड फूड टू दिस पॉपुलेशन, प्रोवाइड एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़। लेकिन अगर इसी ह्यूमन रिसोर्स को फर्दर डेवलप कर दिया जाए by becoming more educated and healthy, then it is called human capital formation। अब ये ऐड करता है जो हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर है, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमारी कंट्री के प्रोडक्टिव पावर को ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स उसमें ऐड करता है और प्रोडक्टिव बनाता है, जैसे कि फिजिकल कैपिटल की मैंने एग्जाम्पल दी थी। अब ये जो एजुकेटेड लोग होते हैं और ये जो हेल्दी लोग होते हैं, ये अपनी एबिलिटी से हायर इनकम अर्न करते हैं। इनको तो फ़ायदा होता ही है, साथ में सोसाइटी इट ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज, क्योंकि इनका जो एडवांटेज है ऑफ दिस मोर एजुकेटेड और हेल्दियर पॉपुलेशन, ये स्प्रेड करता है उन लोगों में भी जो
मीन्स कि जो डायरेक्टली मीन्स कि जो एजुकेटेड नहीं है उनको भी ये इनडायरेक्टली एजुकेट करते हैं और हेल्थ केयर देते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ये और रिसोर्सेज से सुपीरियर है, और हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि इन रिसोर्सेज से सुपीरियर है। अब ह्यूमन रिसोर्स लैंड और कैपिटल का यूज़ कर सकता है, और अगर हम लैंड और कैपिटल की बात करें तो वो ह्यूमन रिसोर्स के बिना यूज़लेस हैं, उनका कोई यूज़ नहीं हो सकता है। अब if we are talking about our country, for many decades in India, this large population, it has been considered like a liability. मीन्स कि ये सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी की तरह समझा जाता था कि इनको एजुकेट करो, इनको फूड प्रोवाइड करो, मीन्स सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी काइंड ऑफ थे। लेकिन अगर इस लार्ज पॉपुलेशन की बात करें तो ये इट कैनॉट बी लाइक अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। इसको एक प्रोडक्टिव एसेट में चेंज किया जा सकता है। ये प्रोडक्टिव एसेट में कैसे चेंज हो सकती है? अगर हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर दें, जैसे कि इनको एजुकेट कर दें, इनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, इनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे दें इन एग्रीकल्चरल वर्कर्स को, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे ये यूज़ कर सकते हैं, और जो भी साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही हैं उनके बारे में इनको बताएं ताकि वो उसको यूज़ कर सकें। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, इट कैन बी लाइक एन एसेट फॉर the economy rather than an liability. We understood that people as a resource, it is a way of referring to countries' working people in terms of their existing productive skills and ability. And when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. This can be directly seen in the form of higher incomes earned because of higher productivity. Now in this animated picture, importance of human resource is told to you all, that how it is above all the resources. दिस इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इनको एजुकेट कर दिया गया, ये डॉक्टर बन गए, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ स्किल्ड इंजीनियर, ही इज़ अ टेलर, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल्स दे हैव डेवलप्ड, दैट हैव बीन डेवलप्ड इन देम। Now in order to explain this people as a resource, there are two stories given in our book, means story of Shakal and story of Vilas. स्टोरी ऑफ शाकाल और विलास की अगर हम बात करते हैं तो टू फ्रेंड्स थे, और विलास एंड शाकाल, जो कि सेम विलेज में रहते थे, एंड द नेम ऑफ द विलेज वाज सेमापुर। Sakal, he was a 12-year-old boy, और his mother Sheila, she looked after the domestic works of her house. उसके फादर, शाकाल के फादर का नाम था बूटा चौधरी, और वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करते थे। शाकाल अपनी मदर को हेल्प करता था इन द डोमेस्टिक वर्क्स, और वो अपने जो उसके छोटे भाई बहन थे जीतू एंड सिस्टर सीतू, उनको भी लुक आफ्टर करता था। उसके अंकल श्याम ने मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई मीन्स मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया था, बट उनके पास कोई जॉब नहीं थी। ही वॉज सिटिंग आइडल एट द हाउस। बूटा एंड शीला, वो दे बोथ वर ईगर टू टीच शाकाल, और उन्होंने उसको फोर्स किया कि उनके विलेज में एक स्कूल था, उसमें उन्होंने उसका एडमिशन कराया, विच ही सून जॉइंड। अब उसने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट की और बहुत जल्दी वो हायर सेकेंडरी मींस की हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को भी कंप्लीट कर लिया। अब उसके फादर ये चाहते थे, ही परसुएटेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़, मींस कि वो अपनी स्टडीज़ को हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद ही लीव ना करें, ही शुड कंटिन्यू विद हिज स्टडीज़। उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक लोन लिया फॉर शाकाल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। शाकाल वो चूँकि काफ़ी मैरिटोरियस स्टूडेंट्स था, और ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ ऑल्सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो विद बहुत ही उत्साह एंथुसियाज्म के साथ उसने ये कोर्स को कंप्लीट किया, मींस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। वहाँ पे उसने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर था, इट हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, एंड जो उसके बॉस थे ही एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड ही रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन। Now let's talk about Vilas.
विलास क्या था, ही वॉज उसकी एज 11 ईयर्स थी और वो उसी विलेज में रहता था जिसमें साकाल रहता था। विलास के फादर महेश, ही वॉज अ फिशरमैन एंड हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड। अब सारी जिम्मेदारी उसकी मदर गीता के ऊपर आ गई थी। वो फिश को सेल करके मनी अर्न करती थी सो दैट शी कैन फीड हर फैमिली। नाउ अब वो फ़िश को अब वो फ़िश को परचेज़ करती थी लैंड ओनर्स के पॉन्ड से एंड शी यूज़ टू सेल इट इन द नियर बाय मंडी, और उससे उनको डेली शी यूज़ टू अर्न ओनली 150 रुपीज़ पर डे बाय सेलिंग दिस फ़िश। अब विलास के साथ क्या हुआ कि उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए एंड ही बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। तो अब चूँकि उसकी मदर शी वॉज ओनली अर्निंग 150 रुपीज़ पर डे, सो शी वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड टू टेक हिम टू द doctor and he could not even go to the school also. So और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था स्टडीज़ में, तो वो अपनी मदर की हेल्प करता था इन कुकिंग एंड आफ्टर लुकिंग आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हिज मदर फेल सिक और उसकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था हु शुड लुक आफ्टर हर एंड देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम ऑल्सो। विलास ही वॉज ऑल्सो फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, मीन्स कि वही वर्क जो उसकी मदर कर रही थी सेलिंग ऑफ द फिश, ही ऑल्सो वॉज परसुएडेड टू डू द सेम वर्क एंड ही और अपनी मदर की तरह वो भी एक बहुत ही कम इनकम अर्न करने लग गया। दिस वी सॉ द केस स्टडी ऑफ दीज टू बॉयज़, विलास एंड साकाल। तो इन दोनों केस स्टडीज़ में हमने क्या देखा कि साकाल जहाँ स्कूल जाता है वहीं विलास ही डिडंट गो टू स्कूल। साकाल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था एंड हेल्दी था एंड उसको कोई ही डिडंट नीड टू विजिट टू द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। विलास सिंस ही वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, तो उसके पास मीन्स भी नहीं थे कि वो डॉक्टर को विजिट कर सके। एंड साकाल ऑन द अदर हैंड, साकाल ही acquired a degree in computer programming. Shakal, he found a job in a private firm, while Vilas, he continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support the family. तो साकाल के केस में हमने क्या देखा कि जो भी उसने टाइम, जो भी ईयर्स उसने अपने एजुकेशन में स्पेंड किए थे, दैट एडेड टू द क्वालिटी ऑफ हिज लेबर, और जो उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी थी दैट वाज आल्सो एनहांस्ड। एंड ये जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी वो ऐड करती है इकोनॉमी के ग्रोथ में, एंड दिस इन टर्न इट आल्सो पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी इन सम और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। तो विलास के केस में हमने क्या देखा कि वहाँ पे कोई भी हेल्थ या एजुकेशन उसको नहीं मिला और अपने अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में, और उसकी पूरी एंटायर लाइफ स्पेंड हो गई इन सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। एंड जो उसकी मदर सैलरी ड्रॉ करती थी, ही लाइक अनस्किल्ड लेबरर, ही ऑल्सो ड्रू द सेम सैलरी एज हिज मदर। तो अब यहाँ हम इन्वेस्टमेंट का मुद्दा आता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की जाए तो इट कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर एज वी सॉ इन द केस ऑफ साकाल। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट है विच इज़ डन ऑन द पीपल, ये सेम है जैसे कि लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जाती है। लैंड एंड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो प्रॉफिट दिया। सिमिलरली अगर साकाल एजुकेटेड नहीं होता, स्किल्ड नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, तो क्या वो उतना अर्न कर पाता? अब अगर हम एक चाइल्ड की बात करें तो विद अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ, इट कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एज वी सॉ इन द केस ऑफ साकाल। नाउ जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर वो हैविली इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें। तो दिस इज़ बिकॉज कि दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ऑफ देयर चाइल्ड, and they accordingly look after their child's needs for education at school and a good health. तो अब ये क्या है कि ये एक वर्चुअस साइकिल चलती रहती है। एजुकेटेड पेरेंट है, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि उनको ये पता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है।
और जो अनएडुकेटेड पेरेंट्स हैं हु आर लैकिंग इन हाइजीन, दे कीप द चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट. नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री जापान. जापान में क्या है कि जापान ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है अपने ह्यूमन रिसोर्स पे. जापान के पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, एंड देन टू ऑल्सो दिस कंट्री इज़ डेवलप्ड एंड रिच. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है. तो इफ़ इट्स नॉट हैविंग दीज रिसोर्सेज, हाउ इट इज़ रिच एंड डेवलप्ड. तो यहाँ पे क्या है, जापान में ये नेचुरल रिसोर्सेज को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है उस पर इसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. एंड these people now they have efficient use of other resources like land and capital and efficiency and the technology which is evolved by people. This has made these countries rich and developed. तो यहाँ what we saw here that a country like Japan which is not having any natural resources has invested on its humans, and it is a rich and developed country. So this is the importance of human resource. Now let us talk about the activities which are carried out by men and women in the society, that is the primary, secondary and the tertiary. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, हम अपने आसपास व्हाट वी सॉ दैट पीपल दे आर इन्वॉल्व इन डूइंग सेवरल एक्टिविटीज़. तो ये सारी एक्टिविटी, कोई फार्मिंग कर रहा है, समबडी इज़ अ ड्राइवर, समबडी इज़ अ डॉक्टर, समवन इज़ अ इंजीनियर, समवन इज़ अ शॉपकीपर, समवन इज़ अ बिजनेसमैन. व्हाई दीज पीपल दे आर डूइंग दिस वर्क? दे आर डूइंग दिस वर्क टू अर्न देयर लिविंग. तो जो भी वर्क अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए हमारे आसपास हो रहे हैं, दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. Now these activities they have been classified into primary, secondary and tertiary sector activities. Tertiary. Now let us talk about the primary activities. अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो दे आर लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग एंड क्वारिंग. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली नेचर के साथ कांटेक्ट में आके करते हैं, या बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी एक्टिविटी. यानी कि हम नेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं. यहाँ पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री एंड फार्मिंग एंड क्वारिंग, इसको एग्रीकल्चर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़. Now comes the secondary activities. अब हमने देखा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आके हम प्रोडक्शन करते हैं, दैट विच इज़ प्राइमरी. नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड आर मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. अब इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वर्क होता है. मीन्स यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं. मान लिया कि रॉ मटेरियल आ गया आपका प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, एंड दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इन दिस सेक्टर. Now comes the tertiary sector. Tertiary sector, it is also known as the service sector. Means कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन सभी को हम टर्शियरी सेक्टर में रखते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर को. एंड दीज ऑल थ्री सेक्टर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम अपने प्रॉफिट के लिए परफॉर्म करते हैं. Means which are performed for pay and profit. These include like the production of goods and services, including government services. Then there are non-market activities, means कि जिनका production self consumption के लिए किया जाता है. And these means like consumption and these can be like consumption and processing of primary product and own account of production of fixed assets. तो
For example, if your mother is working in your house, she's cooking food for you, she's looking after you, she's taking care of the house, she's not charging anything in return of that. That is non-market activity. But the services that you get from others, like if means जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वो हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ में आती हैं. तो अब अगर यहाँ पे हम हिस्टोरिकल एंड कल्चर, इसके लिए हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस they are responsible for the division of labor between men and women in the family. Women generally क्या करती हैं, they look after the domestic chores, men they work out. साकाल की मदर की अगर हम बात करें, शीला की, तो शी कुक्स फूड, शी क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ्स, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन. Sakal's father, Bhuta, he cultivates the field, sells the produce in the market and earns money for the family. Sheila, since she is working in the house, she is not paid for the services which she is delivering for upbringing of the family. Bhuta, he earns money which he spends on the means for the rearing of his family. Women, they are not paid for their services which they deliver in the family. The household work which is done by women, वो national income के रूप में recognize नहीं होता है. Geeta, mother of Vilas, she earned an income by selling fish. So women, they are paid for their work when they enter the लेबर मार्केट. और उनकी अर्निंग मेल काउंटर पार्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो मीन्स कि देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेस, एंड देयर अर्निंग जस्ट लाइक देयर मेल काउंटर पार्ट, इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. एजुकेशन हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को टू कि वो जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने अवेलेबल हैं उनका वो बेटर यूज़ कर सके. एजुकेशन और स्किल ये मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट. एंड अगर हम मेजॉरिटी ऑफ वुमेन की बात करें तो उनके पास एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन काफ़ी कम है. एंड मोस्ट वुमेन दे वर्क, जहाँ वो वहाँ पे मोस्टली वुमेन दे वर्क वेयर दे आर पेड लो फॉर इन कंपैरिजन टू द मैन. Most women they work at the places where there is means जो low educated women होती हैं generally they work in unorganized sectors, यानी कि जहाँ पे उनको कोई job security नहीं होती है, उनका कोई अच्छा environment नहीं होता है और irregular और low income होती है और वहाँ पे basic facilities भी नहीं मिलती हैं like maternity leave, child care and other social security system. लेकिन जो वुमेन हाईली एजुकेटेड होती हैं एंड दे हैव स्किल फॉर्मेशन, दे आर पेड पार विद मेन. मीन्स कि अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर दिस इज टीचिंग, मेडिसिन, अट्रैक्ट मीन्स कि वो जो एजुकेटेड वुमेन हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती हैं लाइक टीचिंग एंड मेडिसिन, जहाँ पे कि ज़्यादातर वुमेंस को इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है. एंड सम वुमेन दे हैव ऑल्सो एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग द जॉब्स दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस. तो हमने क्या देखा कि अगर कोई वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड होती है, उसके में स्किल फॉर्मेशन है, शी वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, शी गेट्स एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी. बट इफ़ शी इज़ लेस एजुकेटेड, शी इज़ engaged in unorganized sector. Now let's talk about the quality of population. अगर हम quality of population की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे, health of a person which is indicated by expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population, it ultimately decides the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population, they are a liability for the economy. Literate and healthy population, they are an asset. Let's see the importance of education. Obviously, there is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. Sarva Shiksha Abhiyan. Okay, so according to that, there is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational streams, they have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skill. The planned outlay on education, it has increased from rupees 151 crore in the first plan to 43,825 crore in the 10th plan.
The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.98 in 2002-3. The literacy rate, it has also increased from 18% in 1951 to 65% in 2001. Literacy, it is not only a right, it is also needed if the citizen are to perform their duties and enjoys their rights properly. However, a vast difference is noticed across different sections of population. Literacy among males is 50% higher than females. This literacy rates वैरी फ्रॉम मीन्स कि अगर हम अपने स्टेट्स को भी देख लें, रीजन्स को देख लें, तो वहाँ भी ये लिटरेसी रेट वैरी करता है. 96% इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला टू बिलो 30% इन सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 5 lakh villages in India. Expansion of schools has been diluted by सर्व शिक्षा अभियान, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Midday meal scheme, it has been implemented to encourage attendance and retention of the children and to improve their nutritional status. And now let's talk about the health. Obviously, अगर हम एक पर्सन के हेल्थ की बात करते हैं तो it helps him to realize his potential and the ability to fight illness. An unhealthy person becomes a liability for an organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. There are many places in India which do not have even these basic facilities. Just 4 states like Karnataka, Andhra, Tamil Nadu, Maharashtra have 81 out of 181 medical colleges. On the other hand, states like Bihar and Uttar Pradesh have poor health indices and there are few medical colleges. Now let's talk about unemployment. Unemployment is said to exist when people they are willing to work at the going wages cannot find job. यानी कि एक पर्सन ऐसा है जो वर्क करना चाह रहा है और मार्केट में जो रेट दिया जा रहा है वो उस पर अग्री भी कर रहा है, फिर भी उस पर्सन को जॉब नहीं मिल रही है. अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के लिए एक ग्रेव प्रॉब्लम है. अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एज वेल एज़ अर्बन एरियाज़. लेकिन अगर हम नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो रूरल और अर्बन एरिया में डिफ़र करता है. रूरल एरियाज़ में हम मोस्टली सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं और अर्बन एरियाज़ में मोस्टली हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं. सीजनल एम्प्लॉयमेंट in the rural areas, it happens when people they are not able to find jobs for some months of the year. कुछ साल के कुछ मंथ में इनको जॉब नहीं मिलती है. These people they are dependent upon agriculture and usually they face such kind of प्रॉब्लम. एंड कुछ बिजी सीजन्स होते हैं जिनमें इनको जॉब मिलती है, जैसे सोइंग का, हार्वेस्टिंग का, वीडिंग का एंड थ्रेशिंग का. और कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं कि जो इनको वर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो स्पेशली उन पर्सनस को जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं. सेकेंड कम्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अगर अभी हम फील्ड्स में देखें तो देयर आर मेनी पीपल दे आर वर्किंग इन द फील्ड. तो यहाँ पे अगर उनमें से कुछ पर्सनस को कम भी कर दिया जाए तो प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि मीन्स कि जब फैमिली के सारे मेंबर्स एक ही जगह पे एक ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वर्क कर रहे हैं, जिनकी वहाँ रिक्वायरमेंट जितने लोगों की एक रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स द वर्क मीन्स कि जहाँ जो एक्स्ट्रा पीपल वर्क कर रहे हैं, सो वी कैन से द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ ओनली फ्यू पीपल बट मैनी आर एंगेज. लाइक मान लिया कि किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में 5 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे केवल 3 पर्सन्स का काम है. तो जो भी ये एक्स्ट्रा पीपल वर्क कर रहे हैं ऑन द सेम प्लॉट एंड
the contribution which is made by these extra people, it does not add to the contribution which is made by the other people. तो ये जो अगर जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा फील्ड की. द फील्ड रिक्वायर्स वर्क ऑफ ओनली 3 persons and the other extra people जो वहाँ वर्क कर रहे हैं, that is they are disguised unemployed. ओके अगर हम अर्बन सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ हम एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट एक कॉमन फिनोमेना है. काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो हु आर मैट्रिकुलेटेड, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज दे आर हैविंग, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब. अगर हम एक स्टडी की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वो बहुत ही फास्ट इंक्रीज़ करा है देन अमंग द मैट्रिकुलेट्स. अब एक पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज surplus of manpower in certain categories coexist. और अगर हम manpower means कि with shortage of manpower in others, there is unemployment among technically qualified person on one hand, and while there is a dearth of technical skills which is required for economic growth. Or unemployment, it leads to wastage of manpower resource. People who can be asset for the economy, they turn into an लाइबिलिटी. यानी कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे इकोनॉमी में, अब उनके पास कोई इनकम नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, तो ऑब्वियसली दे आर लाइक लाइबिलिटी फॉर द economy. So this much was about this chapter. If you liked my video, do subscribe to the channel. Thank you.